अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 के साथ मैं दानियाल आरिफ आपके सामने हाज़िर हूँ और आज से हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीटली समझेंगे कि क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर मकामात पर स्टूडेंट जिनमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग, डायोड, पीएन जंक्शन और इंसुलेटर, कंडक्टर, बैंड फॉर्मेशन एक्चुअली क्या चीज़ होती हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज से इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि आखिर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड कैसे हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज किस तरह से आ जाता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। फिर उसके बाद बहुत आसानी के साथ हम ये समझेंगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं। देखें, इजी लेवल पे तो हमें इतना पता है, अगर पता है तो ये पता है कि इंसुलेटर्स वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करें और कंडक्टर्स वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। लेकिन मसला ये है कि आखिर क्यों इंसुलेटर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और क्यों कंडक्टर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन जो ख़ास वजह बनते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की, तो उनके हम समझेंगे। तो बढ़ते हैं पहली हेडिंग के जानिब, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज कैसे हो जाते हैं। तो सपोज़ करें कि आपके पास दो पार्टिकल हैं, दो एटम हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो वैलेंस शेल मतलब होता है एटम का सबसे आखिरी शेल। हमारे पास जो ए का वैलेंस शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और जो बी का वैलेंस शेल है यानी कि सबसे आखिरी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन से पहले होता क्या है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा लेता है, खींच लेता है। तो आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे बनती है कि लास्ट शेल में जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली ये जो बी एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मुकाबले में ज़्यादा है। डेट्स वाई बी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। और एक रूल भी होता है कि एटम कोशिश करता है कि वो अपने लास्ट शेल में किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले। तो इसके पास ऑलरेडी 7 मौजूद है, तो 8वां कंप्लीट करने के लिए इसके पास यहाँ बेहतरीन मौका है कि ये इसको अपने पास ट्रांसफ़र करवा ले। ट्रांसफ़र होने से पहले लास्ट शेल में हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि इसके पास एक न्यूट्रल एटम जो होता है, एक न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिसके पास जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यानी कि उतने ही प्लस चार्जेस होंगे। ठीक है। सपोज़ करें ये एक ऐसा एटम है जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन भी एक चाहिए होगा, जबकि इसके पास हमने सपोज़ करा है कि न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये किस तरह से एटम में होते हैं, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो, एक लेक्चर बनाया हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और किस तरह से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बनते हैं। आप वहाँ जाके इसको विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं जब बी एलिमेंट की, तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि बी एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 7 नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है उसके बाद 7 पॉजिटिव चार्जेस यानी कि 7 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो 7 और 7 एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। और हमने सपोज़ किया है कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने मौजूद हैं, 8 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब हुआ क्या, रिएक्शन के बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये उठकर आया और इस बी के पास चला गया। इस सूरत हाल में जो ए था हमारे पास, ए के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गायब हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन 0 बचे, यानी कि नेगेटिव चार्ज अब इसके पास कोई है ही नहीं और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी 0 ही थे। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई, वो क्या रह गई, एक पॉजिटिव चार्ज रह गया जिसको कैंसिल आउट करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी मौजूद नहीं है। डेट्स वाई इस ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए पार्टिकल जो है वो चार्ज हो गया है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो बी है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो 7 के बजाय अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। तो डेट्स वाई यहाँ पर क्या होगा कि 7 में से 8 जो हैं वो 7 प्रोटॉन यानी कि 7 पॉजिटिव 7 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे एक बचेगा, वो एक नेगेटिव जो है यहाँ पर आकर आपके सामने चार्ज जाहिर होने लगेगा। तो इस तरह से हमारे जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से, ये चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो पाता है। तो इसको थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं कि रिएक्शन से पहले सोडियम के पास लेट्स सपोज 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, जबकि क्लोराइड के पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे।
इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, और जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं दोनों के पास, तो ये दोनों न्यूट्रल हैं। लेकिन आफ्टर रिएक्शन प्रोटॉन सोडियम के पास 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना दे दिया किसको, क्लोराइड को, जबकि जिसने लिया उसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पहले 17 थे 18 हो गए और प्रोटॉन सेम रहे। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि प्रोटॉन का मतलब पहले तो आप समझ लें पॉजिटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्जेस है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी अपनी दी हुई टर्म्स हैं, ठीक है ना। हम चाहते तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कर देते, प्रोटॉन को नेगेटिव कर देते। ये टर्म्स हमारी अपनी हुई दी हुई हैं कि दो अलग अलग नेचर हैं, एक नेचर को हमने नेगेटिव का नाम दिया और एक नेचर को हमने पॉजिटिव का नाम दिया। सेम नेचर जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगी, डिफरेंट नेचर जो होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हुआ क्या कि बिफोर रिएक्शन से पहले सोडियम के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही नेगेटिव चार्ज थे। और क्लोराइड के पास रिएक्शन से पहले 17 पॉजिटिव चार्जेस और 17 नेगेटिव चार्जेस थे। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, सोडियम के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉजिटिव चार्जेस रहे, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गए। अब इसके बदले हुआ क्या, ये जो 11 में से 10 पॉजिटिव चार्जेस को 10 नेगेटिव चार्जेस ने न्यूट्रल कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जबकि ये जो एक पॉजिटिव चार्ज बचा वो यहाँ पर आपके सामने आके शो हो गया, क्योंकि अब ये एटम न्यूट्रल नहीं रहा बल्कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बच गया। सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस में क्लोराइड के पास 17 पॉजिटिव चार्जेस तो रहे, लेकिन इस बार नेगेटिव चार्जेस जो है वो कितने हो गए, 18 हो गए, जिसमें से 17 ने 17 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज जो बच गया वो यहाँ पर एटम के ऊपर शो हो गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज्ड आयन बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से जो है एटम्स और पार्टिकल चार्ज होते हैं वो आपने सीख लिया होगा। तो जब ये सीख लिया होगा तो फिर इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बैंड फॉर्मेशन की जानिब। बैंड फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, देखें जब आप बैंड फॉर्मेशन के बारे में समझ जाएंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कंडक्टर इंसुलेटर किस तरह से काम करते हैं। तो पहली बात तो आप हमेशा याद रखें कि जो एटम होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ख़ास बताई हुई बाउंड्री में, फिक्स बाउंड्री में, ठीक है। फिक्स से मुराद ये है कि उनका डिस्टेंस एक ख़ास फिक्स होता है, मतलब थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस पर होते हैं। इन शेल्स को हम जो है वो ऑर्बिट कहते हैं। हर ऑर्बिट के अंदर एक और किस्म का ऑर्बिट होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब जनाब है क्या कि सपोज़ करें आपके पास एक सिंगल एटम मौजूद है। सिंगल एटम में जो सबसे पहला एटम है हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो शेल है उसको हम बोलते हैं के शेल। के शेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं S P D F। के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल आ सकता है जिसका नाम है S, ठीक है। सपोज़ करें कि सिंगल एटम है तो पहले वाले शेल में हमारे पास एनर्जी लेवल आएगा वो कहलाएगा 1s। अब ये एनर्जी लेवल क्या होता है, जो न्यूक्लियस से सबसे पहले करीब जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, फिर ये जो दूसरे शेल में मौजूद है इसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, फिर ये जो तीसरे मौजूद है इसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा। तो जो पहले वाले का एनर्जी लेवल है, बस अब आप इतना याद रखें कि पहले वाले का एनर्जी लेवल 1s कहला रहा है, दूसरे वाले का एनर्जी लेवल 2s कहला रहा है, सिमिलरली 2p कहला रहा है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि मैंने एक एटम के बजाय एक साथ बहुत सारे एटम्स को रख लिया। यहाँ आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 10⁻23 एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे शो किया हुआ है। ये भी मैंने एक लेक्चर में डिफ़ाइन किया हुआ है, केमिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको एवोगैड्रोस नंबर भी नज़र आएगा। लेकिन यहाँ डायग्राम में हमने सिर्फ 24 एटम्स जो हैं वो शो करवाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली से यहाँ पर 10⁻23 एटम्स को शो नहीं करवा सकते थे। अब होता क्या है कि बहुत सारे एक जैसे एटम एक साथ आ जाते हैं। जब बहुत सारे एक जैसे एटम एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास
1s की जो एनर्जी होती है वो भी 1 से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 1s की एनर्जी इस एटम की अलग, इस एटम की अलग, इस एटम की अलग, इस एटम की अलग। 2s की एनर्जी तमाम एटम्स की अलग अलग, 2p की एनर्जी तमाम एटम्स की अलग अलग। ये 2s 2p क्या है, इनमें भी फ़िलहाल हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको समझने की, बस हमें इतना याद रखना है कि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ का एनर्जी लेवल कुछ और, यहाँ का एनर्जी लेवल कुछ और, यहाँ का एनर्जी लेवल कुछ और। तो अब ये जब सब एक साथ मिलती हैं तो सिर्फ 1s का जो है एक पूरा बैंड बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये 10⁻23 पावर जब एक साथ मिलती हैं तो एक पूरा बैंड बन जाता है। थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो जाती हैं, एक के ऊपर एक नहीं आती, बल्कि थोड़ी सी फ्लक्चुएट होने के साथ साथ ये एक रेक्टेंगल शेप में एक बैंड बना लेती हैं। सिमिलरली दूसरे लेवल का, सिमिलरली तीसरे लेवल का, ये जो होते हैं ये हमारे पास बैंड फॉर्मेशन कहलाती है, जिसको हम एनर्जी बैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर सब यही थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके नोट्स बनाने के काम आएगी। इसको पढ़ना अभी मकसूद नहीं है, क्योंकि हमें समझना ज़्यादा आसानी के साथ हमें समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बैंड फॉर्मेशन समझ गए होंगे। जब सिंगल एटम है तो सिंगल लाइन शो हो रही है, लेकिन जब एक ही साथ बहुत सारे एटम्स एक ही जैसे आ जाएंगे तो वो लाइन पे लाइन थोड़ी सी फ्लक्चुएट होने के साथ साथ इस तरह से पूरे पूरे बैंड बना लेती हैं। इनको हम कहते हैं बैंड फॉर्मेशन, ठीक है। ओके जनाब, पर एनर्जी लेवल इज़ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एनर्जी बैंड। बैंड फॉर्मेशन इस फिनोमेना का नाम है, और ये जो है ये एनर्जी बैंड कहलाते हैं। पहला एनर्जी बैंड, दूसरा एनर्जी बैंड, तीसरा एनर्जी बैंड एंड सो ऑन। अब बैंड फॉर्मेशन जब सॉलिड में होती है तो 3 किस्म के बैंड बनते हैं। पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, और तीसरा जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन बैंड भी कहा जाता है। अब जो सबसे लास्ट वाला बैंड होता है उसको हम कैसे, अच्छा सबसे लास्ट से मुराद सेकंड लास्ट वाला जो बैंड होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड से ऊपर एक और बैंड बनता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, जो कि खाली होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लास्ट वाला शेल का मतलब ये है कि वो वाला शेल जिसमें एटम सबसे लास्ट में मौजूद, लेट सपोज ये वाला एटम है, इसके सबसे लास्ट में जो शेल है, ये वाला बैंड, यहाँ पर जो बैंड बनेगा उस बैंड को हम कहेंगे कि यहाँ पर वैलेंस बैंड जो है क्या बना है, कंडक्शन वैलेंस बैंड बना है। वैलेंस बैंड से ऊपर एक और बैंड बनता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको EG से शो करवाया जाता है। सारा कमाल इंसुलेटर और कंडक्टर्स का इस पर मुहित करता है, इस पर बेस करता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। डेट्स वाई ये इंसुलेटर बन जाएंगे, कंडक्टर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि कंडक्टर बनने के लिए ये लाजमी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस कंडक्शन बैंड में आए और फ्री होकर मूव करना शुरू कर दें। डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाए। अगर तो ये फॉरबिडन गैप बहुत ही कम है तो ये ऑब्वियसली कंडक्टर बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनको हम ये रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, एक्साइटेड होकर ऊपर चले जाएंगे और कंडक्शन करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, इसको बहुत ब्रीफली देखते हैं कि कंडक्टर्स में किस तरह से बैंड काम करते हैं। एक ऐसा मटेरियल जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कब होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन तब होते हैं जब वो इस वैलेंस बैंड से जंप लगाकर एक्साइट होकर इस कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, तो वो फ्री हो जाते हैं। इस वैलेंस बैंड की कैच से निकलकर बाहर कंडक्शन बैंड में जैसे ही आते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर साबित होगा। देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप, उनके दरमियान कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए होते हैं, ठीक है। ये देखें आप, कंडक्शन बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहीं से आपका इसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वैलेंस बैंड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप किए हुए हैं, इनके दरमियान कोई फॉरबिडन गैप नहीं है। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर भी अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं। विदाउट एनी एडिशन, आपको उसमें कोई एनर्जी नहीं देनी, ये सिंपल गुड कंडक्टर ही रहेंगे सिंपल टेम्परेचर में भी, क्योंकि इनके दरमियान में कोई फॉरबिडन गैप है ही नहीं। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उछाल कर ऊपर फेंकने के लिए आपको कोई एनर्जी की लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे बिकॉज ऑफ नो फॉरबिडन गैप या नो फॉरबिडन एनर्जी। बात आती है इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो डेट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पर इनके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जम लगाकर कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते। तो डेट्स वाई ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इनके पास कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देने पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ इंसुलेटर्स जो है वो कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी मिलियंस ऑफ टेम्परेचर आपको अप्लाई करना होता है। इनके दरमियान जो
फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और डायमंड की एक एग्जांपल दी हुई है कि डायमंड एक इंसुलेटर है जिसका फॉरवर्ड गैप तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अच्छा जनाब, हमने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर्स, लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली समझ लेते हैं शॉर्टकट सा कि सेमी कंडक्टर्स क्या चीज़ है। तो कंडक्टर्स का जो हाफ कर लें, ऐसे मामला जिसमें कंडक्टर्स वो पूरी तरह से कंडक्टर ना हो लेकिन कभी किसी खास कंडीशन पर कंडक्टर बन जाएं तो उन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। इस सेमी कंडक्टर के टॉपिक को इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम कम्प्लीटली डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लें कि सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान का जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कम होता है। फासला ज़रूर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इंसुलेटर बन जाए, बल्कि इतना होता है कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की खासियत लेकर हमारे सामने आता है। इसकी जो तकरीबन एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। अच्छा जनाब, इसमें ये लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो इतना सफिशिएंट इसमें नहीं होता कि ये कंडक्शन बैंड पर उठ के ऊपर जा पाएँ, लेकिन आप इस पर अगर कुछ ख़ास टेम्परेचर दें या फिर कुछ ख़ास कंडीशन लगाएं तो इसके वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं और इसको कंडक्टर बना देते हैं, अदरवाइज़ ये इंसुलेटर रहते हैं। अगर मैं इनको 0 केल्विन तक ले जाऊं तो इनका जो क्या होगा कि जो गैप है वो काफ़ी कम हो ज़्यादा बढ़ जाएगा और डेट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। सेमीकंडक्टर्स को हम आसानी के साथ और ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 2 में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कंडक्टर, इंसुलेटर, बैंड फॉर्मेशन, किस तरह से पार्टिकल चार्ज हो जाता है, ये बात आपको समझ आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।